हाँ, रेड ऑन प्रॉबिलिटी लेवल 2, मैं इसे लेवल 2 में काउंट कर रहा हूँ। लेवल 2 के क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, प्रॉबिलिटी लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें मैं बोलता जाऊँगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लो। प्रॉबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारा, लिखो फटाफट। प्रॉबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रॉबिलिटी ऑफ बी 1/2। लिख लिया आपने। क्या फाइंड करनी है, लिखो फाइंड प्रॉबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और ये अलग अलग केसेस में फाइंड करनी है। जब ए और बी डिसजॉइंट हो तो ए सबसेट हो बी का तब, और प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8 हो तो। मतलब आपको फाइंड करना है प्रॉबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जबकि ए और बी डिसजॉइंट है इस केस में, ए सबसेट है बी का उस केस में, और प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/8 हो उस केस में। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट पार्ट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। लिखा आपने ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का डायग्राम बनाओ। ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, यहां तक आपको प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बी इंटरसेक्शन क्या लिखा आपने, ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट आप बनाओ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए छोड़कर सारा इंडिकेट कर दो। ये ए छोड़कर सारा है और दूसरा बी उसके अंदर आ रहा है, तो मुझे बताइए इन दोनों में क्या कॉमन, ए छोड़कर सारा रीजन ये आप ड्रॉ करोगे और साथ में बी भी है, तो मुझे बताइए दोनों में क्या कॉमन, बी। तो लिखिए इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी बी। प्रॉबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है कितना, तो लिखिए इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ गई बात। लिखिए सेकंड पार्ट, बी पार्ट। लिखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहले डायग्राम बनाओ। ये हमारा ए, ये हमारा बी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लिखो प्रॉबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब इसका, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं है बी है, ए नहीं है बी है। इज इट दिस वन, ए नहीं है बी है। जल्दी बताइए, हाँ ही नहीं। लेकिन इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए। प्रॉबिलिटी ऑफ बी बता दो कितना था, और प्रॉबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, 1/6। ठीक है, अब आइए सी पार्ट। दिया हुआ है प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/8। डायग्राम बनाइए। ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। प्रॉबिलिटी आपको क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, बी है लेकिन ए नहीं है। इज इट दिस वन, जल्दी बताइए, हाँ या नहीं। बी है लेकिन ए नहीं है, क्या आएगा, पूरी बी की प्रॉबिलिटी माइनस दिस वन। लेकिन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉबिलिटी ऑफ बी कितनी है हमारी, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है, कितना आएगा, 3/8। कोई डाउट यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई खास नहीं है इंफॉर्मेशन,
ठीक है। लेवल 2 में जब मैं हूँ और क्वेश्चन यदि लेवल 1 का होगा तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो लेवल 1 का क्वेश्चन मुझे लग रहा है लेवल 2 का क्वेश्चन वैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, जब भी मैं आपको PDF दे दूँ या आप जैसे भी असाइनमेंट दे दूँ तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.04, सॉरी 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.7। डिटरमाइन क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर बात, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। जो बातें मैं आपसे पूछूंगा वो क्लियरली बताओ। क्या ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है? जल्दी बताओ हाँ या नहीं। भाई ए इंटरसेक्शन बी जो होगा दोनों में कॉमन, क्या ए का सबसेट होगा? जल्दी बताइए हाँ या नहीं। पक्का ना, उसी के अंदर कंटेन्ड होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हर हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कम होगा। इज इट ट्रू? मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, आपने नोट डाउन किया था? 0.4। ये हमारी एक इंफॉर्मेशन आई। मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी, बी का भी तो सबसेट होगा, हाँ या नहीं? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? लिखो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 0.7। इसको भी ब्रैकेट में लो। क्या इंडिकेशन दे रहा है ये दोनों मिलकर? भाई इंटरसेक्शन एक केस में 0.4 से कम है और दूसरे केस में 0.7 से कम है, तो मुझे बताइए अल्टीमेटली है क्या? 0.4 से कम है। कंफर्म? तो लिखिए फ्रॉम 1 and 2 वी गेट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 0.4। ये बात सबको समझ में आ गई? बाय इंटरसेक्शन 0.4 से कम है। ये मैक्स है या मिन है? जल्दी बताइए। मिन और मैक्स में तो कोई एक तो है ही। क्या ये मैक्स या मिन? हाँ मैक्स 0.4 है, लेकिन दैट इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.4। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ये बात क्लियर? अब आइए मिनिमम प्रोबेबिलिटी की तरफ चले। मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए आपको मालूम है पी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 1। भाई किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा तो नहीं होती ना। इसे लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी है हमारी? 0.4 और ये कितनी है? 0.7। लिख दो 1.1 डायरेक्ट लिख दूं माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसको इधर कर दो, इसको इधर कर देना। इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1? हाँ या नहीं? भाई ये टर्म आप इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो मुझे बताइए मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? लिखिए देयरफॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0.1, मैक्सिमम 0.4, मिनिमम जल्दी बताइए मिनिमम 0.1। इसके लिए आप बोर्न-फेरेनीज इनइक्वालिटी भी यूज़ कर सकते हो।
एक बार मैंने आपको कभी बताया था। लिखिए मेथड 2। बोन-फेरेनीज इनइक्वालिटी। मैक्स देता है या मिन देता है? मिन देता है हमेशा। ब्रैकेट में लिखिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी देगा। फॉर्मूला याद है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, यदि 2 इवेंट्स हुआ तो 2 - 1, और यदि 3 इवेंट्स हुआ तो 3 - 1, और यदि n इवेंट हुआ तो। ये ज़्यादा सेफ मेथड आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 इवेंट यदि होता तो आपके लिए वो क्वेश्चन में सिरदर्दी हो जाती है। ठीक है, क्लियर बात? तो 3 इवेंट के लिए 3 - 1, 2 इवेंट्स के लिए 2 - 1, और n इवेंट्स के लिए तो 3 इवेंट्स जब होगा तो यहाँ PA प्लस PB प्लस PC होगा, उसके बाद 3 - 1 होगा, और n इवेंट होगा तो PA1 प्लस PA2 PAN तक जाएगा, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में क्या n - 1। इस इनइक्वालिटी को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, ये कितना था हमारा 0.4, ये कितना 0.7, ये ऑब्वियसली 1, तो ये ऑब्वियसली आपकी हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0.1। डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, वैसे ये सिंबल ठीक नहीं हो रहा है यहाँ, आप इसको नीचे लिखो। ऑल्दो ऑब्जेक्टिव में ऐसा मैटर नहीं करता, जैसे मन हो वैसे लिखो। भाई ऑब्जेक्टिव में आपसे कौन पूछने आ रहा है क्या लिखा था आपने? ठीक है, आपका आंसर सही होना चाहिए। यानी कि इस इनइक्वालिटी को बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए उसको। जो भी नई बातें सीख रहे हैं, वैसे तो बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन कुछ भी नया लगे तो उसे मार्क करके रखिएगा, वो आपके काम आएगा। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 4 मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में आऊंगा। आप क्वेश्चन पढ़ो। x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 to 1, और y की वैल्यू आपको मालूम है ये स्क्वायर बनेगा, हाँ नहीं? और उससे उन्होंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर ली, कौन सी? x, y। ठीक है, लिखा हो ना, अ पॉइंट x, y इज सिलेक्टेड फ्रॉम स्क्वायर, जो कि 0 to 1, y उसकी 0 to 1 है। सपोज दैट प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पॉइंट विल बिलोंग टू each specified subset of S is equal to area of that subset। लिख के दे दिया उन्होंने एरिया ऑफ दैट सबसेट। ठीक है, लेकिन एरिया नहीं भी लिखा होता तो भी बात वही होती, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है प्रोबेबिलिटी मींस एरिया भी होता है। ठीक है, यदि आप कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हैं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया भी होता है। तो ये मत सोचिएगा प्रोबेबिलिटी मींस डेटा ही होना चाहिए, वो एरिया के टर्म्स में भी हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स। फर्स्ट पार्ट कॉपी की, सिर्फ वही कॉपी कीजिएगा जो इक्वेशन, उसके अलावा कुछ भी कॉपी मत कीजिएगा। क्या लिखा हुआ? x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, y माइनस हाफ होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। मतलब आपकी सिलेक्टेड पॉइंट इस एरिया में बिलोंग करे। कौन से एरिया में? सर्कल के एरिया में बिलोंग करे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? वो सर्कल है ना, है नहीं? सर्कल पूरा नहीं है, यानी कि सर्कल का आउटसाइड रीजन होगा, वो तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, मुझे बताइए ये इक्वेशन किसकी है? सर्कल की, हैविंग सेंटर एट 1/2 1/2 और रेडियस 1/2। सबसे पहले तो आप स्क्वायर ड्रॉ करो। बना लो स्क्वायर। x 0 to 1, y 0 to 1।
मुझे बताओ टोटल एरिया जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितना होगा 1 बाय लेंथ 1 ब्रेथ भी 1। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है लेंथ इनटू ब्रेथ या सीधा लेंथ स्क्वायर हो गया। अब आइए फेवरेबल एरिया। फेवरेबल एरिया का मतलब वो पॉइंट उस एरिया में हो। क्या पॉइंट था सर्कल की इक्वेशन ये रही आपकी हाफ हाफ। इज इट ट्रू हाफ हाफ है ये भाई। यहाँ जो पॉइंट होगा वो यहाँ से हाफ होगा यहाँ से भी हाफ होगा। रेडियस कितनी थी हाफ। इसका मतलब ऐसा कोई सर्कल होगा आपका। ठीक है सर्कल के आप इनसाइड रहोगे आउटसाइड रहोगे आउटसाइड कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ठीक है क्लियर बात। इसका मतलब ये एरिया उनको नहीं चाहिए ये एरिया चाहिए। इसको डार्क करो पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेना। यहाँ टच होगी ये एरिया उनको चाहिए। ठीक है कितना आएगा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है टोटल एरिया कितनी है हमारी 1। सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में तो लाई नहीं कर रहा है उससे बाहर लाई कर रहा है। रेडियस कितनी है तो ये हो गया 1 माइनस पाई बाय 4। ठीक है भाई सर्कल में नहीं हो सर्कल से बाहर है तो 1 माइनस पाई बाय 4 कर दिए। ये हुई आपकी फेवरेबल एरिया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। लिखिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे तो वही आंसर आएगा 1 माइनस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 अल्टीमेटली 1 माइनस पाई बाय 4। ये बात समझ में आ गई कोई दिक्कत। बी पार्ट आई लिखिए हाफ इज लेस देन एक्स प्लस वाई इज लेस देन 3/2। हाफ इज लेस देन एक्स प्लस वाई इज लेस देन क्या लिखा आपने 3/2। ठीक है ड्रॉ की बी पार्ट के लिए फिर से स्क्वायर। सबसे पहले तो आप ड्रॉ करो हाफ इज लेस देन एक्स प्लस वाई। ठीक है एक्स प्लस ये रहा हाफ। आपको इक्वेशन इधर इधर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। मैं आपसे कंफर्म कर ही लेता हूं। पहले हम ये ड्रॉ करेंगे। मुझे बताइए x प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ। थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो कि ये हाफ है। पुट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू हाफ। पुट y इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू। इसका मतलब ये लाइन होगी। ये आपकी हाफ हाफ वाली लाइन तो रफली। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट आओ इसको ड्रॉ करो ये वाला पार्ट। कैसे ड्रॉ करोगे बाय एक्स प्लस वाई 3/2 है लेस देन 3/2। तो मेरे हिसाब से x से यदि 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी 3/2। या बेटर ये आप देखो ना सबसे अच्छा है x यदि मैं हाफ रख दूं तो y क्या होगा 1। रफली ये पॉइंट होगी। ये हो गया हाफ कॉमा 1। कोई डाउट। और मुझे बताओ x यदि मैं 1 रख दूं तो y क्या होगा। यहाँ रखो 1 तो y क्या होगा। तो ये आपकी पॉइंट होगी। इसका साथ दूसरी लाइन आपकी ये होगी। ठीक है ये पॉइंट क्या हुई हाफ कॉमा 1 और ये पॉइंट क्या हुई
1,5। ठीक है, यहाँ तक। आपको इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। इज इट दिस वन? जल्दी बताइए, हाँ या नहीं, इंडिकेट करो। ये एरिया आपको चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। मैं ये एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने आता है आपको? क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताइए ये कितनी हाइट की है? हाफ। ये कितनी हाइट की है? तो मुझे बताइए इसका एरिया कितना होगा? 1/8। मैं ये लिख देता हूँ 1/8। मुझे बताइए यहाँ इधर आइए, ये बताइए ये कितने लेंथ की है? हाफ। और ये कितने लेंथ की है? हाफ। एरिया कितनी होगी? 1/8। कंफर्म? अब लिखिए रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कहिए या फेवरेबल एरिया कहिए। लिखिए 1 - 1/8 प्लस 1/8। 1 माइनस कितना होगा? 1/4, 3/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिख लिए फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 3/4। फेवरेबल अपॉन टोटल क्यों? टोटल आपकी 1 है, फेवरेबल 3/4। ये क्लियर? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट आओ। हाँ, क्यों ले रहे हैं वो आप पहले क्लियर कर लो। 0 0 यदि मैं इसके अंदर पुट करूं, 0 0 यहाँ है, हाँ या नहीं? तो मुझे बताइए इस लाइन के लिए यदि मैं 0 0 पुट करूं तो मुझे बताइए 0 + 0 इज इट ग्रेटर देन हाफ? तो इसका मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर पार्ट होगी, नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में 0 0 नीचे है, जो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला। अब इस लाइन की इक्वेशन पकड़ो, इस लाइन के रिस्पेक्ट में 0 0 फिर से नीचे है। तो मुझे बताओ 0 + 0 लेस देन 3/2, इज इट ट्रू? तो पहले वाले लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर, दूसरे वाले लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे। ठीक है, नेक्स्ट और सी पार्ट लिखो। y इज लेस देन इक्वल टू 1 - x²। y इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखा आपने? 1 - x²। अब आइए जरा, किसका इक्वेशन है? पैराबोला। आपको y 1 - x² ड्रॉ करने आता है? हाँ या नहीं? पहले सुनिए मेरी बात, x² का डायग्राम तो ऐसे होगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर? -x² बताइए, जस्ट अपोजिट होगा। आपने उसमें 1 ऐड कर दिया, तो जो वर्टेक्स 0 0 पे थी वो वर्टेक्स कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे चली जाएगी। कंफर्म? तो यहाँ से एक पैराबोला ड्रॉ कर लो। आई बात सुनिए, -x² का ग्राफ बनाने के बाद उसे 1 यूनिट ऊपर कर दीजिएगा। कर लेंगे? ठीक है, 0 0 इसके रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइंग डिससेटिस्फाइंग? इक्वेशन देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, और उसमें 0 0 पुट करो। सेटिस्फाइंग, इसका मतलब ये एरिया चाहिए आपको। आ रही बात समझ में? क्लियर? अब आइए रिक्वायर्ड एरिया। राइट ऑन रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? ये एरिया आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से। कैसे निकालते हैं? तो लिखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 - x² dx। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन आपकी y = 1 - x² थी ना, उसकी इंटीग्रेशन कर लिए 0 to 1 तक। क्या आएगा? x - x³/3 0 to 1
क्या आएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। कोई डाउट यहां तक? अब लिखिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल कितना होगा 2/3। इसमें डी पार्ट भी है, लिखिए y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, जो भी लिखा हुआ है। डायग्राम बनाओ। ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स है। मुझे देखिए लाइन का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ लाइन ऑब्वियसली 0। इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है, यहां लाइन का कोई एरिया नहीं होगा, तो लिखिए फेवरेबल एरिया या रिक्वायर्ड एरिया 0, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं 10 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आई, क्या लिखो है? 12 balls are thrown at random into 20 boxes. What is the probability no box will receive more than one ball? more than one ball का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक या खाली होना चाहिए, हाँ या नहीं? तो मुझे बताइए फर्स्ट बॉल 20 बॉक्सेस में से किसी में भी जा सकता है, हाँ या नहीं? क्लियर? सेकंड बॉल 20 में से किसी में भी जा सकता है। ऐसे ही 12th बॉल 20 में से किसी में भी जा सकता है। क्लियर इतनी बातें? ठीक है, ये हुई टोटल नंबर ऑफ केसेस। कितनी बार लिखेंगे? लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस। फर्स्ट बॉल के लिए 20, सेकेंड बॉल के लिए भी 20, लिखिए 20 इंटू 20। थर्ड बॉल के लिए भी 20, और ये आपकी रिपीट होगी 12 टाइम्स। तो कितनी होगी 20 रेज़ टू पावर 12, लिख लिए 20 रेज़ टू पावर 12। ठीक है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अब लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। भाई हर एक बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब पहला बॉल 20 में से किसी भी बॉक्स में जा सकती है, दूसरी बॉल 19, तीसरी 18, ऐसे 12th 8 नहीं 9 से 20 तक काउंट करेंगे तो 12 आ जाएगा। 9 10 करके काउंट किए 20 तक कितने आएंगे? 12। तो लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, कहाँ तक? डॉट डॉट अप टू 9। तो मुझे बताइए फेवरेबल प्रोबेबिलिटी लिख ली 20 इंटू 19 अप टू 9 डिवाइड बाई क्या 20 रेज़ टू पावर 12। इसमें आप क्या एक काम कर देना 8 इंटू 6 इंटू 1 तक लिख दो, और नीचे भी ये लिख दो। न्यूमरेटर आपकी क्या हो जाएगी 20 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी 20 रेज़ टू पावर 12 इंटू 8 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट करना है?
ये क्लियर? नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 12। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। टोटल कितने रनर्स है? 6, जिसमें टीम ए से कितने? 3 और टीम बी से कितने? 3। टीम ए का आना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और टीम बी का आना चाहिए। तो पहले 6 जो रनर्स हैं वो पोजीशन क्या क्या कर सकते हैं? 6 में से कोई एक फर्स्ट करेगा, क्लियर? तो दूसरा सेकंड करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ है, बाय 1 से लेकर 6 रैंक्स में से कोई एक कर जाए। सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 4। बात समझ में आ रही है? तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस, लिखिए 6 × 5 × 4 ... 1 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आ गई? बाय फर्स्ट पर्सन जो होगा वो 6 में से कोई एक रैंकिंग पे जाएगा, सेकंड 5 में से कोई एक रैंकिंग पे जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही लास्ट वन की जो पोजीशन होगी वो लास्ट रहेगा, तो लास्ट पोजीशन उसकी होगी। अब मुझे तो टीम ए से क्या आना चाहिए? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका मतलब पहला 3 पोजीशन तो ए ले जाएगा, फिक्स है। तो उसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, ठीक है? तो लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस बाय टीम ए। सबसे पहले बात करें टीम ए की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है? तो उसके पास 3 बंदे हैं, 3 में से कोई एक फर्स्ट करेगा, दूसरा सेकंड करेगा, तीसरा थर्ड करेगा। तो टीम ए के लिए हो गई 3 फैक्टोरियल और टीम बी के लिए भी क्या हो गई? 3 फैक्टोरियल। अब लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, न्यूमरेटर में आपकी हो गई 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आपकी हो गई क्या? 6 फैक्टोरियल। कोई डाउट यहां तक? ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13। ये एक आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी आगे चल के फ्यूचर में भी यूज होगा, ठीक है? क्लियर? आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। कितने बॉल्स हैं? 100। रेड कितने हैं? रेड है आपके 10, ठीक है? सपोज द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल ड्रॉन विल बी रेड, ठीक है? तो मुझे तो ये पहली बॉल ये दी, पहले तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस। 100 बॉल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? लिखो 100 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट प्लेस पे आपकी रेड बॉल होनी चाहिए, लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। कितने रेड बॉल हैं आपके पास? तो 10 में से कोई एक वहां होगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब वहां पॉसिबिलिटी हो गई 10, किस प्लेस पे होने के? फर्स्ट प्लेस के। बाय 10 रेड बॉल में से कोई एक फर्स्ट प्लेस पे होगा, तो वहाँ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 10। अब हमारे पास कितने बॉल्स बच गए? कितने बॉल्स बच गए? 90 नहीं, 99।
भाई एक बॉल तो वहाँ रेड हो गई, बाकी हमें क्या मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 99 को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, लिखो इनटू 99 फैक्टोरियल। अब लिखो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल करोगे तो आपकी पोजीशन आएगी 1/10 की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 इंटू 99 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 100 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली 10/100 1/10, ठीक है। यदि आर में होता तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी होती R/100। समझ में आ गई बात। यदि सीधा R में क्वेश्चन होता तो R/100 आती, जैसे यहां आई ना 10/100, वैसे ही R/100 होती। R इज टू 10 जहां लिखा हुआ है वो मैंने आपके लिए सेट कर रखा है, वो क्वेश्चन हो सकता है R पे ही हो, ठीक है। मैंने अपने कंफर्ट जोन के लिए उसे 10 कर दिया कि आप उसे जल्दी फॉलो करें। बी पार्ट क्या लिखा हुआ है, 50th बॉल ड्रॉन विल बी रेड। भाई एक तो फर्स्ट था, उसके बाद सीधा चला गया 50 पे हो, चाहे फर्स्ट बॉल ड्रॉन रेड गए तो भी वही आंसर आएगा, 50th बॉल ड्रॉन रेड गए तो भी वही आंसर आएगा, 90th बॉल ड्रॉन गए तो भी वही आंसर आएगा, और 100 बॉल ड्रॉन रेड गए तो भी वही आंसर आएगा। भाई उस 50th पे आपके पास 10 में से कोई एक ऑप्शन है, वहां रख दो। कुछ बात समझ में आई। भाई 50th पे चाहिए ना रेड आपको, वो ऑब्वियसली 10 में से कोई एक होगा। रही बात बाकी 99 कहाँ गए, वो कहीं भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब फिर से वही बात होगी 10 इंटू 99 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फर्स्ट पे पूछे तो वही आंसर, सेकंड पे पूछे तो है वो आंसर, 50th पे पूछे तो भी वही आंसर, लास्ट पोजीशन पे पूछे तो भी वही आंसर। कंसेप्ट वाइज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी इसकी जरूरत हमें फ्यूचर में पड़ सकती है, जब पड़ेगी तो मैं आपसे पूछूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, n is equal to 10, people are seated in a random manner in a row of n is equal to 10 theater seats. What is the probability two particular people A and B will be seated next to each other? ठीक है, कितने पर्सन्स हैं 10, कितने सीट्स हैं 10। What is the probability two particular persons कौन will be seated next to each other? तो सबसे पहले इसमें दो तरीके हैं करने का। एक तरीका है कि पूरा सैंपल स्पेस लेके देखिए, और कुछ लोग इसे रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस से भी करते हैं। तो पहले तो हम मेथड 1 में जाएं, पूरा सैंपल स्पेस देखेंगे, ठीक है। लिखिए मेथड 1। मुझे बताइए 10 पर्सन्स को 10 सीट्स पे आप कितने तरीके से बैठा सकते हो, 10p10 लिखो। टोटल नंबर ऑफ केसेस 10p10 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब लिखो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, ए और बी क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर। यहां 1 मिनट रुक के सोचना होगा आपको, या तो आप ए बी को फर्स्ट सेकंड पोजीशन दो, या फिर सेकंड थर्ड दो, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ दो, और लास्टली 9 10th दो। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए 9, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, और लास्टली 9 10th, कितने हुए 9। लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 9। ए और बी को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो लिखो इंटू 2,
लिख लिया आपने। ए और बी की अरेंजमेंट हो गई आपकी खत्म। अब इसके बाद भी 8 लोग बचे हुए हैं जिनकी अरेंजमेंट आपको करनी होगी, हाँ नहीं? तो लिखो इनटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है? इनटू 8 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 8 जो बच गए उनको अरेंज करना होगा आपको। अब लिखो प्रोबेबिलिटी आपकी फेवरेबल अपॉन टोटल, कितनी? 2/10। 2/10 आ रहा है, ठीक है? 2/10 जिसको आप 1/5 भी कह सकते हो, ठीक है? मेथड 2 लिखो रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस। रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस का मतलब बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? सिर्फ ए और बी के बारे में। तो आपको भी मालूम है ए और बी 10 में से आए होंगे 2, भाई 2 ही बंदे का नेम ए और बी होगा ना, तो 10 में से वो 2 उठा लो ए और बी को, लिखो फटाफट। टोटल नंबर ऑफ केसेस 10C2, 10 में से 2 ये रहे होंगे। अब रही बात ये एक साथ होनी चाहिए ना, लिखो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। या तो आप इनको फर्स्ट सेकंड दे दो, या सेकंड थर्ड दे दो, या फिर 9 10 दे दो। तो लिखो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 9। इनको अरेंज मत करना, बस हमने ये बता दिया कि ये पोजीशन। अरेंजमेंट करोगे तो आप परमुटेशन के अंदर चले जाओगे। समझ में आई बात? भाई ए और बी एक साथ होनी चाहिए, हो गई बात, ए और बी एक साथ हो गई। 9 तरीके से एक साथ हो सकते हैं, ठीक है? आपस की अरेंजमेंट नहीं देखनी, आपस की अरेंजमेंट जैसे ही देखने लोगे तो बाकी लोगों को भी अरेंज करना पड़ेगा। अब लिखो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। कितना होगा? 9 डिवाइड बाय 10C2, कितना आएगा? 10C2 क्या होता है? 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो वही होगी 2 बाई कितना आ रहा है? 2/45 आ रहा है, फिर से 1/5 आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत इतनी हुई? कोई प्रॉब्लम? ये हुआ रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारी कंसंट्रेशन वहीं तक के सैंपल स्पेस पे, बाकी को हम देख ही नहीं रहे, ठीक है? क्वेश्चन रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस से कई बार बहुत इजी हो जाती है। अब सबको लेके चलोगे तो फिर वो लेंदी प्रोसेस होगा, लिमिट कर दोगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट ऑफ नोट में लिख लेना, नोट में यदि n पे होता है ये क्वेश्चन तो क्या होता? n-1 अपॉन NC2, लिख लो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती n-1, तभी तो हमने 9 निकाला था, अपॉन NC2, तभी तो हमने 10C2 लिखवाया था मैंने आपको। यदि n बेस्ड क्वेश्चन होगा तो ये n-1 अपॉन NC2 होगा, फाइनली 2/n आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखा हुआ है? कितने पीपल है? 8। कितने सीट्स हैं? 10। What is the probability K people will occupy adjacent seats in the row? रो वर्ड पे ध्यान रखिएगा, रो वर्ड अंडरलाइन कर लिए। एक रो होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है? भाई जो भी अरेंजमेंट करनी है वो लाइन में करनी है, ठीक है? एक बार फिर से बताइए कितने पर्सन्स हैं?
8 और कितने सीट्स हैं 10. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल विल ऑक्यूपाई क्या k एडजेसेंट सीट्स इन द रो. भाई 8 के 8 साथ में होने चाहिए, तो या तो आप फर्स्ट से लेकर 8 तक का पोजीशन उनको दे दो, या फिर सेकंड से 9 तक दे दो, या फिर थर्ड से 10 तक दे दो. बाकी कोई और वे तो नहीं ना? पक्का लिखो. पहले तो लिखो टोटल नंबर ऑफ केसेस, लिखो 10C8. 10 में से 8 को ही हम देखेंगे, बाकी लोगों को हम देखने नहीं आ रहे, मतलब रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस की तरफ है. अब लिखो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस. 10C8 पहले क्या होता है 10C2 के इक्वल, और 10C2 क्या होता है 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2. लिख लो फटाफट. 10C8 10C2 के इक्वल. 10C2 क्या हुआ 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 45 हो गई आपकी. अब आइए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस. क्या क्या पोजीशन दे रहे थे आप उसे 1 से 8, या फिर सेकंड से 9, या फिर थर्ड से 10. कितनी हुई? लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 3. प्रोबेबिलिटी 3/45 कितना हो गया 1/15. समझ में आ गई बात? लेकिन यदि एक क्वेश्चन n और k बेस्ड होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी, फटाफट लिखिए, नोट में लिखिएगा. प्रोबेबिलिटी लिखिए n माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय NCK. मुझे बताइए 10 माइनस 8 प्लस 1 क्या देगा? ऑब्वियसली 3 देगा आपको. ये फॉर्मूला होता है कंसेक्यूटिव का, n माइनस k प्लस 1, ये आपको कंसेक्यूटिव का आंसर दे देगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 3 आ जाएगा. और नीचे मैंने आपको कहा 10, हाँ मतलब ये हो जाएगा NCK. ठीक है, तो ये बात मैंने आपसे किस में कही? रो में. किस में कही? और ये क्वेश्चन सर्कल का भी हो सकता है. रो की जगह क्या आ जाएगा? सर्कल. यदि ये क्वेश्चन सर्कल का आया तो क्वेश्चन 17 सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ लिए. यहां वर्ड क्या आ गई? सर्कल. ठीक है, सर्कल में कौन फर्स्ट होता है आपको पता चला? कभी नहीं पता चला? यदि पता चल जाए तो मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन किसी की भी नहीं है. आप मुझे बताइए यदि 8 पीपल को एक साथ बैठाओगे तो सर्कल में कितने तरीके से बैठा सकते हो? पहले तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात. वैसे ये सब बातें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकल के आ रही है, ये बात ध्यान रखिएगा. मुझे बताइए सबसे पहले 5 में से 2 पर्सन को मुझे बैठाना है एक साथ. कितने पर्सन को? 2 एक साथ सर्कल के अंदर. ठीक है, 5 पर्सन हैं, 2 को एक साथ. तो क्या क्या पोजीशन आप दे सकते हो उसे? फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ वन. मतलब रादर से n. भाई 5 लोग थे, 5 ही आंसर आए. फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ वन. 3 लोगों को बैठाओगे ना एक साथ तो भी 5 ही आएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ वन, फिफ्थ फोर्थ 2. आप काउंट कर लो, ये आपके 5 बनेंगे. तो चाहे एक आदमी को बैठाओ, एक आदमी ने 2 आदमी एक साथ होता है, एक आदमी तो कभी एक साथ होता नहीं. 2 आदमी को एक साथ बैठाओगे तो भी 5 आएगा. 3 आदमी को एक साथ बैठाओगे तो भी 5 आएगा. 4 आदमी को एक साथ बैठाओगे तो भी 5 आएगा. और 5 आदमी को एक साथ बैठाओगे तो 5 नहीं आएगा, तो 1 आएगा. बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है. सर्कल में इतना ही डिफरेंस है.
ठीक है, 2 आदमी को बैठाना है तो 5, 3 आदमी को बैठाना है तो 5, 4 आदमी को बैठाना है तो 5, लेकिन पांचों को ए बी सी डी ई के फॉर्म में बैठाना है तो सिर्फ 1। ये बात अपने मेन पॉइंट पे लेके आइए। ठीक है, तो मुझे बताइए 10 सीट है, 8 लोगों को बैठाना है, कितने वेज फेवरेबल? फेवरेबल कितना? फेवरेबल आपका n। हाँ, तो लिखिए फटाफट, लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस 10C8, रेस्ट्रिक्टेड सैम्पल स्पेस का यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू 10C2 इज इक्वल टू क्या? 45। अब आइए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितना होगा? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 10। भाई अभी कहा था ना 5 में 2 तो 5, 5 में 3 तो 5, 5 में 4 तो 5, तो 10 में 8 तो 10, 10 में 9 तो भी 10, और 10 में 10 होगा तो फिर 1। ठीक है, तो लिखिए फेवरेबल कितना? 10। तो आंसर आपकी होगी कितनी? 2/9। समझ में आ गई बात? सो क्वेश्चन में माइनर से डिफरेंस होते ही आंसर आपका बदलेगा। ठीक है, अब आइए ये कौन सा क्वेश्चन आपने किया था? 17। अब फिर से आइए 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16। कितने पीपल हैं? 5 are seated in a random manner in a row containing 2n seats. What is the probability? No 2 people will occupy. अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की आपको जरूरत है, तो मुझे बताइए 10 में से 5, टोटल कितने हो गए? 5 इधर पर्सन हुए तो चेयर आपकी 10 हो गई। ठीक है, तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस, लिखो 10C5, लिख लिया आपने? 10 में से 5 आपने चेयर उनको दे दिए। अब आपको चेयर की पोजीशन इस ढंग से रखनी है कि कोई भी बंदा एडजस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताइए ये 5 जगह जो बैठेंगे वो तो नो डाउट 5 चेयर तो लेके जाएंगे। भाई यहां आपने पर्सन्स को बैठा दिया, अब मैं ऐसे कह रहा हूं M1, M2, M3, M4, M5, ये 5 चेयर पे तो बैठ गए। अब रही बात, ये जो M1, M2, M3, M4 होना चाहिए वो एडजस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बीच में आपको चेयर लगानी ही पड़ेगी। तो आपके लिए चेयर के लिए कितनी जगह है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन आपके पास चेयर 10 में से 5 पे तो वो बैठ चुका है, 5 बचे हैं, लेकिन लगाने की जगह 6 है, लगाने की जगह 6 है। ये बात मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फेवरेबल कितनी हुई? 6 में से 5 जगह लगा दो कहीं पे चेयर, तो लिखो 6C5, लिखो फेवरेबल 6C5। पक्का? पहले क्या लिखा था आपने? 10C5, अब क्या? 6C5। भाई 5 जगह तो उसने ऑक्युपाई कर ली ना, अब 6 में से 5 जगह और चेयर आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर थी बातें? तो मुझे बताइए कितनी होगी ये पोजीशन? C5 क्या होता है? 6, और 10C5 का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है,
कितना आया 1 बाय प्रॉबिलिटी 1/6। 10c5 कितना था 10c5 इज नॉट 36। 10c5 इज 1/42। आपकी आंसर आनी चाहिए 1/42। ठीक है, नेक्स्ट सही। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि एक तरह का ये जो क्वेश्चन है उसमें मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, बाकी नहीं कराऊंगा, वो आप अपना खुद ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ी कितने परसेंट है 35। फर्स्ट टीम में कितना डालना है 10, तो सेकंड टीम में ऑटोमेटिकली 25 हो जाएगा, हाँ या नहीं। और 2 पर्सन्स ए और बी क्या होना चाहिए सेम टीम में होना चाहिए, या तो फर्स्ट टीम में जाएंगे या फिर सेकंड टीम में जाएंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेस 35C10। आप कहेंगे बाकी जो 25 रह गए, यदि आप रेस्ट्रिक्टेड सैंपल्स में हो तो 25 के बारे में नहीं सोचिए, यदि पूरा भी लिखना हो तो आपकी मर्जी है। हमें तो 10 आदमी चाहिए फर्स्ट टीम के लिए, जो बचेगा हम उसको सेकंड टीम में डाल देंगे। ठीक है, अब लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। सिर्फ 10 के बारे में सोचते रहिए। यदि ए और बी 10 में से हो गए, 10 में से ए और मतलब जिसमें 10 का सिलेक्शन करना है उसके अंदर यदि आपने ए और बी को ले लिया, तो इसका मतलब आपको 8 बंदों का और सिलेक्शन करना होगा। कितने में से 33 में से। भाई आपने 10 वाली टीम में ए और बी को डाल दिया, तो जैसे ही डाला तो वो 2 तो पहले से ही आ गए। अब आपके पास कितने और रह गए 8 बंदे और चाहिए उस टीम के लिए। कितने में से, तो लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 33C8। ठीक है, हो सकता है इस टीम में ए और बी नहीं हो, उधर की टीम में गया, तो उधर की टीम में यदि गया तो ये भी कंफर्म हो गई उधर की टीम में चला गया हो। इसका मतलब आपको इस टीम के लिए 10 बंदे तो चाहिए, तो कितने में से सेलेक्ट करोगे अगेन 33 में से। क्यों, क्योंकि आपको पता है ए और बी उधर ही, उसको 2 को छोड़ दिए। ठीक है, और 10 का सिलेक्शन आप कर लो। लिखो प्लस, प्लस क्यों, या तो टीम ए में होगा या टीम बी में जाएगा, दूसरी टीम में जाएगा। लिखिए प्लस 33C10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिख लिए फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22। पहले क्वेश्चन पढ़ो। कितने डाइस हैं 7। 7 को यदि आप रोल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे 6 raised to 7। फटाफट लिखो टोटल नंबर ऑफ केसेस
6 रेज़ टू पावर 7, ये ठीक है। अब आइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ द 6 डिफरेंट नंबर्स विल अपीयर एटलीस्ट वंस। तो मुझे बताइए 6 डिफरेंट नंबर्स का क्या मतलब? 1 2 3 4 5 6, कम से कम एक बार जरूर अपीयर होना चाहिए। तो यदि 1 2 3 4 5 6 एक बार अपीयर हो गया तो फिर एक डाइस ही हमारी बचेगी जिसपे कोई और नंबर आएगा, हाँ या नहीं? वो हो सकता है 1 हो, वो हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, एंड सो ऑन, लास्टली 6 हो। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस जाने से पहले आप ये सोचो कि 6 डाइस पे ये आ गई, ये आ गई, और किसी एक डाइस पे आपकी रिपीटेड नंबर आ गई, वो कहाँ आई हमें नहीं पता। तो सपोज वो नंबर है 1, ठीक है? तो मुझे बताइए टोटल नंबर्स कितने हो गए? 7। 7 नंबर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल, जिसमें 1 कितनी बार हो गया? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये हुई जब 1 रिपीटेड हुआ, तो ऐसे ही 2 रिपीटेड होगा तो सेम आएगा, 3 रिपीटेड होगा तो सेम आएगा, और 6 रिपीटेड होगा तो भी सेम आएगा। इसका मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होगी 6 इंटू दिस वन। लिख ली, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 6 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। लिख लिया आपने? अब प्रोबेबिलिटी लिखिए, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल, क्या आया फाइनली आंसर? न्यूमरेटर आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या? 2 फैक्टोरियल इंटू 6 रेज़ टू पावर 6। एक 6 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, यही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डी अरेंजमेंट पढ़ाया था, उसकी जरूरत आपको यहां पड़ेगी, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? 3 compact discs are removed from their cases and after they have been played and they are put back into 3 empty cases in a random manner। भाई 3 आपने निकाल के उसको चला के वापस रख दिया, ठीक है? Determine the probability at least one of the CDs will put into the proper cases। भाई एक सीडी प्रॉपर केस में गई है, कम से कम एक, ठीक है? तो सबसे पहले बताइए कि जो पहला सीडी होगा वो 3 में से किसी एक केसेस में होगा, दूसरा जो सीडी होगा वो 2 में से किसी एक में होगा, और तीसरा जो लास्ट होगा वो। तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस, लिखिए 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 करेक्ट में है, तो कम से कम एक करेक्ट में है, हाँ नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब 1 माइनस करेंगे तो नो 1 करेक्ट होगा, हाँ नहीं? तो लिखिए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1, probability at least 1 is equal to 1 minus probability none। none का मतलब कोई भी करेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है?
अब करेक्ट इसमें नहीं है, इसके केसेस आपको ढंग से सोचने होंगे। मैंने आपको जो इसका तरीका बता रखा है वो बहुत सीधा सा है, नन का निकालने का तरीका। प्रॉबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, केसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक भी सीडी प्लेयर करेक्ट केसेस के अंदर नहीं हो तो कितने का आपके पास सीडी प्लेयर है? 3। तो आप जब भी स्टार्ट होंगे तो 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट होइएगा। और किस सीक्वेंस में लिखेंगे? 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। इससे आगे नहीं जाना है। यदि 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट हैं तो यहाँ जाके रुक जाइएगा, और 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट हैं तो एक एक्स्ट्रा टर्म होगा। इस सीक्वेंस में आप लिख लीजिएगा, जिसमें लोग कहते हैं इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको कट करेंगे तो 1 आएगा, इसको कट करेंगे तो 3 आएगा। 3 माइनस 1 क्या होता है? तो ऐसे 2 केसेस होंगे जिसमें आपकी सीडीज क्या होंगी? करेक्ट केसेस में नहीं जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या लिख रखा है? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 सही हो उसके लिए आपने लिख रखा है प्रोबेबिलिटी नन। नन के हमारे कितने केसेस हैं? 2। टोटल कितने केसेस थे? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 माइनस 1 बाई 3 दैट इज 2 बाई 3। कुछ बात समझ में आई? वन माइनस दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन, इसके बाद प्लस आता है, ऑल्टरनेट चलता है, और 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये नहीं लगे कि वो उसी तरह के क्वेश्चन पे आपने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन का नेचर खाली पकड़ लीजिएगा, किसमें वो लगेगा। अधिकतर लोगों को यही नहीं समझ आता लगेगा कहाँ। वो बेसिकली मैचिंग प्रॉब्लम में लगता है। बचपन में आपने कभी मैचिंग प्रॉब्लम किया है? बड़े में भी लोग करवाते हैं कि भाई इसको इससे मिलाओ, उसको उससे मिलाओ, किया ना। बेसिकली वही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? कितने गेस्ट हैं? 4। और ऑब्वियसली उनके पास हैट हैं, और आगे पढ़ी। क्लियर बात? ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? लिखो टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 फैक्टोरियल। अब उन्होंने कहा है कि किसी भी गेस्ट को प्रॉपर हैट नहीं मिले, मतलब जिसका हैट वो था होना चाहिए था उसको छोड़कर कोई और हैट मिल गया, ठीक है। अब लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। मैंने आपको अभी जस्ट हिंट दिया था, फिर से दे रहा हूं। 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट होइएगा। किससे स्टार्ट होना है? बाय 4 गेस्ट हैं तो 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट होना है। 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल, 1 बाय 4 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा ये? 4 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल, 1 बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मेरे हिसाब से डायरेक्ट ही मुझे लिखना चाहिए था 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल आउट करो सबसे पहले पीछे से। जब भी पीछे से कैंसिल आउट करोगे थोड़ा जल्दी होगा। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 4 प्लस 1 कितना देगा? लिख लिए प्रोबेबिलिटी 9 बाई 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। समझ में कुछ बात आ रही है? एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जिससे आपको ये नहीं लगे कि वेरिएशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 27, क्या लिखो है? इफ 3 letters आर प्लेस्ड एट रैंडम इन 3 envelopes, ध्यान रखिए नेचर क्वेश्चन का एक ही जैसा चल रहा है। वहां डिस्क और केसेस था, वहां हैट्स और पर्सन्स थे, नेक्स्ट लेटर एंड एनवेलप है। इस तरह के क्वेश्चन में वो हमेशा लगता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 लेटर इज इन करेक्ट एनवेलप? ठीक है, तो पहले लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना? 3 फैक्टोरियल। अब लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। मुझे बताइए 3 में से 1 करेक्ट है ना? हाँ ही नहीं, तो 3 में से यदि 1 करेक्ट है तो करेक्ट तो कोई भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता कौन सा करेक्ट हुआ। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस में लिखिए 3C1, 3 में से 1 करेक्ट। इनकरेक्ट कितने हुए? 2। तो इनकरेक्ट के लिए वो मेथड है जो मैंने आपको बताया। तो मुझे बताइए कितने इनकरेक्ट है? तो 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हुई, 1 - 1 by 1 फैक्टोरियल, 1 by 2 फैक्टोरियल। कुछ बात समझ में आई? ये ऑब्वियसली हो जाएगा 3, और मेरे हिसाब से इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 × 1, कितना होगा? 3। प्रोबेबिलिटी बता दी, प्रोबेबिलिटी होगी 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली हाफ। ठीक है, सारी बातें क्लियर? ये समझ में आ रहा है? यदि 2 करेक्ट होता 4 में से 2, तो ऑब्वियसली 4C2 होता, बाकी इनकरेक्ट के लिए यूज होता। एक क्वेश्चन ये भी पढ़ी लो, क्वेश्चन नंबर 26। क्या लिखो? इफ n letters are placed at random in n envelopes, what is the probability exactly? क्या लिखो है? तो मुझे बताइए n-1 एनवेलप करेक्ट एनवेलप में हो तो nth क्या होगा? मान ली 5 में से 4 करेक्ट एनवेलप में चला गया, तो 5वां क्या होगा? करेक्ट में जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट होगी कि 4 ही करेक्ट हो, इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 0, 1 नहीं भाई। 4 ही करेक्ट डालने हैं, क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, तो 4 करेक्ट मैं कैसे डालूं भाई? 4 करेक्ट यदि डाल दूंगा तो 5वां तो करेक्ट जाना ही जाना है, उसको मैं रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये करना इम्पॉसिबल है, ये करना, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, गलती से 1 पे टिक नहीं करना है। कुछ बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, ये अगेन आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कितने रेड बॉल्स हैं? 5। कितने वाइट बॉल्स हैं? 4। मैंने रेड और वाइट ठीक कर दिया। ठीक है, आपको RW में भी क्वेश्चन मिल सकता है। सपोज ऑल्सो दैट द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1 at a टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक आगे लिखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल 5 रेड बॉल्स विल बी ऑब्टेन्ड बिफोर। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास कितने हैं? 9। लिखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9। ठीक है, जिसमें बात तो रेड बॉल की कर रहा हो तो हमारी कंसंट्रेशन भी वही होनी चाहिए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेस 9 में से 5 हमारी रेड बॉल होगी, तो लिखिए 9C5। 9 में से 5 रेड, 9C5। ठीक है,
अब रही बात, जब आप बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो तो रेड पहले निकल जाना चाहिए और उसके बाद ही वाइट निकलनी चाहिए। तो मुझे बताइए रेड पहले निकल जानी चाहिए, इसका मतलब सारे रेड बॉल आपको आगे लगाने पड़ेंगे, या जैसे भी कहें उनकी एक अरेंजमेंट होगी। क्लियर? सिर्फ एक अरेंजमेंट होगी, बहुत सारी अरेंजमेंट नहीं होगी उसकी। ठीक है, सिर्फ एक तरीका होगा जिसमें रेड बॉल निकल सकता है बाहर। लिखो ना, 5 red balls and 4 white balls. Suppose the balls are drawn from the box one at a time without replacement. ठीक है, रेड बॉल पहले निकल जानी चाहिए। आपको मालूम है रेड बॉल पहले निकलने का सिर्फ एक तरीका होगा। ठीक है, मान लीजिए यदि मैं उसको सीक्वेंसिंग कर दूं तो वो सारे एक साथ निकल जाए बाहर, इसके सिर्फ एक तरीके होंगे। उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा? वो वाइट बॉल्स होगा। तो लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओनली 1। 9 में से 5 तो पहले रेड बॉल होने चाहिए, वो तो हो गए। 9 में से 5 हमने सेलेक्ट कर लिया। जो सिलेक्शन होनी चाहिए उसमें रेड पहले निकल जाना चाहिए। तो रेड तो एक ही तरीके से निकल सकता है, बाकी और कोई तरीका लगाएंगे तो रेड कभी भी बाहर पहले निकलेगा ही नहीं। तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी 1/9c5। ठीक है, बाय टोटल 9 बॉल्स है, उसमें से 5 रेड तो आप किसी भी ढंग से सेलेक्ट कर ली। अरेंज मत कीजिएगा उसको, क्योंकि हम रेस्ट्रिक्टेड लगा रहे हैं सैम्पल स्पेस। अब रेड पहले निकल जाना चाहिए, तो रेड निकलने का तरीका बाय 5 के 5 रेड है, 5 पहले निकलने चाहिए। ठीक है, क्लियर बात? तो या तो आप उसे 5c5 को या फिर सीधा 1 को, 1 को हो या 5c5 को। बाय 5 पहले जो होने चाहिए वो रेड निकलने चाहिए बाहर। क्लियर इतनी बातें? 5c5 भी ले सकते हो आप 1 की जगह, आप लिख लो साइड में 5c5। बाय पहले 5 रेड बॉल को जाने चाहिए। बी पार्ट पढ़ो। What is the probability red balls will be obtained before 2 white balls are obtained? अब यहां आपको 1 मिनट रुक के सोचना है थोड़ा सा। मुझे बताइए कि रेड सारे निकल जाने चाहिए 2 वाइट बॉल निकलने से पहले। तो कोई मुझे ये बताएगा लास्ट बॉल ड्रॉन क्या रहा होगा? लास्ट तो वाइट रहा होगा, तभी तो कह रहा है 2 वाइट निकलने से पहले रेड निकल जाना चाहिए। कुछ बात अकल में गई? हाँ नहीं? इसका मतलब दूसरा वाइट निकलने से पहले वो 5 रेड और 1 वाइट, कितने हो गए? 6 में से 5 रेड निकल जाने चाहिए। तो इसका मतलब फेवरेबल आपको भी समझ में आ गया भाई, दूसरा वाइट जब निकलेगा उससे पहले 6 बॉल ड्रॉ हो चुके होंगे और उस 6 के अंदर 1 वाइट होगा और 5 रेड होगा। गेटिंग? तो मुझे बताइए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 6c5 लिख ली। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 6c5। टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑब्वियसली 10c5, वो तो पहले से ही चला आ रहा है। सॉरी 9c5। फिर से समझ ली, सेकेंड बॉल वाइट ड्रॉन, तो सेकेंड बॉल जब वाइट निकला होगा उससे पहले 5 के 5 रेड बाहर आ चुके होंगे और 1 वाइट भी बाहर आया होगा। तो इसका मतलब 6 बॉल आए होंगे, उस 6 बॉल के अंदर 5 रेड रहा होगा। ठीक है, तो 6c5/9c5 जो भी आंसर होगा उसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 6c5 हमेशा 6 होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30। अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ है मैम। कितना लिखा हुआ है? अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड, आगे पढ़िए, 4 वाइट, 3 ब्लू बॉल्स। आगे, सपोज दैट बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स one at a time at a random without replacement. What is the probability?
ऑल रेड बॉल्स आर ड्रॉन ऑब्टेन बिफोर वाइट बॉल्स आर ड्रॉन। तो इसका मतलब बहुत सीधी सी बात कि उन्होंने ब्लू ज़बरदस्ती घुसा दी उसके अंदर, ब्लू से कोई मतलब नहीं है। आंसर में आपके किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस, ब्लू बॉल को बिल्कुल बाहर कर दिए क्योंकि ब्लू कहानी के अंदर है ही नहीं, सिर्फ उन्होंने आपको दिया है, ब्लू से कोई लिंक भी नहीं है क्वेश्चन का। भाई सारे वाइट निकल जाने चाहिए, सॉरी सारे रेड निकल जाने चाहिए वाइट से पहले। तो कहाँ ब्लू कहाँ है? कहीं नहीं है ब्लू। तो हम ब्लू की फिर से सैंपल स्पेस रेस्ट्रिक्ट करना होगा, मतलब ब्लू को बिल्कुल बाहर कर दिए कि भाई बाहर जाओ, ठीक है। अब वाइट और रेड की पोजीशन हम देखेंगे उसमें कौन है। तो मुझे बताइए कितने वाइट हैं कितने रेड है? तो इसका मतलब टोटल 9 है, 9 ना। तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस 9C5। अब रही बात रेड सारे निकल जाने चाहिए वाइट से पहले, लिखिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 5C5 दैट इज 1। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/9C5। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 30 तक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 34, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ा आपने? या तो ब्रांड ए या ब्रांड बी का सिलेक्शन करेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम सिलेक्शन करने का जो प्रोसीजर है वो इक्वल है, ठीक है, वो इक्वल है, रादर से प्रोबेबिलिटी हाफ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि फर्स्ट टाइम सिलेक्शन के टाइम पे उन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ। अब जिसको उसने यूज कर लिया उसको दोबारा रिटेन करे जब दूसरी बार परचेज करने जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जल्दी पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। रिटेन करने की प्रोबेबिलिटी लिखा, सपोज दैट फॉर ईच परचेज आफ्टर द फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी इज 1/3 दैट ही विल चूज द सेम ब्रांड। भाई एक बार आपने यूज कर लिया, दोबारा वही ब्रांड आप खरीदने जाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। और ब्रांड स्विच ओवर कर जाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। और फर्स्ट टाइम खरीदने जाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सारी बातें क्लियर? अब लास्ट लाइन पढ़ी, क्या लिखा हुआ है कि पहला 2 उसकी ब्रांड ए होनी चाहिए। लिखो ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट सेकंड परचेज विल बी ब्रांड ए। पहला 2 परचेज उसकी ब्रांड ए है और थर्ड फोर्थ परचेज उसकी क्या है? तो मुझे बताइए फर्स्ट टाइम जब परचेज करने जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ। भाई ब्रांड ए भी परचेज कर सकता है, ब्रांड बी भी परचेज कर सकता है, लेकिन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम परचेज करते समय उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। ये बात सबको क्लियर? पहला 2 परचेज उसकी ब्रांड ए की है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम परचेज करने के बाद वो उसी ब्रांड में रह गया सेकंड टाइम भी, तो इनटू क्या 1/3 सेम ब्रांड में रहने की। तो लिखिए 1/2 इंटू 1/3। अब जब थर्ड टाइम परचेज करने गया तो ब्रांड बी में हो, इसका मतलब स्विच ओवर कर गया, स्विच ओवर की प्रोबेबिलिटी, तो लिखिए इंटू 2/3। थर्ड टाइम ब्रांड बी में है, इसका मतलब वो स्विच ओवर कर गया, ठीक है। अब फोर्थ टाइम भी वो ब्रांड बी में ही है, इसका मतलब उसने स्विच ओवर नहीं किया, इंटू 1/3। कैलकुलेट कर लीजिए।
कुछ रिपीट करवाएंगे मुझसे? कितना? 1/27। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन बड़ा जरूर था, लेकिन आपके पास यदि भगवान ने अकल दे रखी है तो आप उसको सुलझा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। पहले क्वेश्चन पढ़ो। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन के आगे मैंने स्टार मार्क कर रखा है। स्टार मार्क का मतलब वो वाइटल क्वेश्चन है जिस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? सारे पर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिस पे नहीं है। क्वेश्चन पढ़ी। पहले बॉक्स में कितने कार्ड्स है? सॉरी, बॉक्स कंटेन्स 3 कार्ड्स, 3 कार्ड है। 1 कार्ड इज रेड ऑन बोथ साइड्स, 1 कार्ड इज ग्रीन ऑन both sides, 1 card is red and other is green. 1 card selected from the box at random and the order on one side is observed. उसको ऑब्जर्व कर लिया गया। If side is green, what is the probability of other side is also green? एक साइड जो उसने निकाला और देखा तो पता लगा ग्रीन है, तो दूसरे साइड भी क्या हो? ग्रीन हो। ठीक है, इसकी टैकलिंग 2 वे से हो सकती है आपकी। एक तरीका तो आप बेस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर? लिखिए लेट, पहले तो बेस में ही जाए। लिखिए लेट कैपिटल ए डिनोट बोथ साइड्स इज रेड, कैपिटल बी डिनोट both sides is green, and capital C denote one side is green, other side is red. ठीक है, लिखिए एंड लास्ट वन लिखिए लेट G denote both side, let G denote the observed side is green. ऑब्जर्व्ड साइड इज ग्रीन। ठीक है, मुझे बताइए किसी भी कार्ड के ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1/3। भाई हो सकता है रेड निकले, हो सकता है ग्रीन निकले, हो सकता है रेड ग्रीन निकले। ठीक है, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये बात सबको क्लियर? अब दूसरी तरफ आइए, ऑब्जर्व्ड साइड ग्रीन है तो लिखिए प्रोबेबिलिटी G/A। आपको मालूम है ऑब्जर्व्ड साइड ग्रीन हो और दोनों साइड रेड हो, ये किसी भी हालत में नहीं आने जा रहा। हाँ या नहीं? तो लिखिए 0। प्रोबेबिलिटी G/B, एक साइड ग्रीन, सॉरी ऑब्जर्व साइड ग्रीन हो, दोनों साइड ग्रीन हो, 100% आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व साइड ग्रीन जबकि एक साइड ग्रीन हो, कितना? हाफ। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑब्जर्व साइड तो ग्रीन है ही, ऑब्जर्व साइड क्या है? ग्रीन है ही, दोनों साइड ग्रीन हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी? ये क्वेश्चन आपका समझ में आई बात? तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन जी अपॉन, बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। बी इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? G/B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/3 इनटू बताओ, हाँ G/B कितना? 1/3
और ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी 1/3 इंटू 0, 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1/2। ग्रीन इतने तरीके से आ सकता है। कितना आ रहा है आंसर? कितना? 2/3। सबको समझ में आ गई बात? मेथड 2 में यदि इंटरेस्टेड हो तो और जल्दी आ जाएगा। लिखो मेथड 2। भाई रेड कार्ड का इसमें कोई लेना देना, वो जबरदस्ती हमने इसमें घुसा रखा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में रेड से तो कुछ डिसाइड नहीं होने जा रहा है। तो लिखो लेट ए डिनोट ऑब्जर्व साइड इज ग्रीन एंड बी डिनोट, भाई ऑब्जर्व साइड ग्रीन चाहिए उनको, जबकि दूसरे साइड भी ग्रीन चाहिए। इसका मतलब बोथ द साइड ग्रीन चाहिए इनको। तो लिखिए लेट बी डिनोट बोथ द साइड इज ग्रीन। भाई ग्रीन ऑब्जर्व तो है ही, दूसरी साइड भी ग्रीन चाहिए, इसका मतलब बोथ साइड ग्रीन चाहिए। अब लिखिए प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? ऑब्जर्व साइड इज ग्रीन, आपने ये लिखा है ना, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए, ये पूछा जा रहा है। हाँ ही नहीं भाई, ऑब्जर्व साइड ग्रीन है, दोनों साइड ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी क्या है? लिखिए प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन है अपॉन क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहां तक जो बातें मैं आपसे पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए। ऑब्जर्व साइड ग्रीन हो उसकी पॉसिबिलिटी 1/2, क्योंकि ऑब्जर्व साइड ग्रीन हो ऐसा दो ही कार्ड के अंदर हो सकता है। दोनों साइड ग्रीन हो 1/3। कुछ बात समझ में आई? बेस हमने छोड़ दिया और रेड वुड कार्ड जितने थे उन सबको बाहर कर दिया। ठीक है, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामिनेशन में आ गया है और कई बार और आने की पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 36। पढ़िए क्वेश्चन। कितने ब्लू कार्ड्स हैं? 1। कितने रेड कार्ड्स हैं? 4। इसका टोटल कार्ड्स आपके कितने? 5। 4 जो रेड कार्ड्स हैं उन्होंने उसकी लेबलिंग कर दी। ठीक है, क्या लेबलिंग की? ABCD, यानी कि रेड कार्ड की लेबलिंग है, ब्लू कार्ड की नहीं। सपोज दैट 2 ऑफ दीज 5 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 5 में से 2 उसने सेलेक्ट कर लिया। इफ इट इज नोन दैट, क्या लिखो? इफ इट इज नोन दैट कार्ड ए हैज बीन सिलेक्टेड। ठीक है, कार्ड ए का सिलेक्शन हो चुका है। कार्ड ए कौन सा कार्ड है? रेड कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर रेड? तो भाई एक रेड कार्ड तो पहले ही आ चुकी है, इसका मतलब बाकी जो 4 रह गए, 4 कार्ड रह गए, उसमें से 3 रेड हैं, 1 ब्लू है। उन 3 में से मुझे एक चाहिए। हाँ नहीं, लिख लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सीधा 3/4। क्यों भाई? एक रेड तो मैं निकाल के बैठ चुका हूं, एक रेड मुझे और चाहिए, तो 4 में से 3 है। हाँ नहीं, तो मुझे बताइए उन 4 में से यदि वो 3 हैं तो उसके निकलने की पॉसिबिलिटी बता दीजिए। टोटल 4 हैं,
भाई एक जो निकल चुका है उसे भूल जाइए, वो रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस के बारे में सोचिए कि भाई वो निकला, उसके साथ ही उसकी कहानी खत्म हुई। अब मुझे 4 में से 3 रेड चाहिए, 4 में से, तो मुझे बताइए 4 में से 3 रेड, सॉरी 4 में से 1 रेड चाहिए, ऑल दो 3 रेड उसके अंदर, ठीक है। तो मुझे बताइए 4 में से जो 3 रेड है उसमें से 1 रेड चाहिए, तो उसके निकलने की पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली 3/4। समझ में आ गई बात, क्लियर बात। बाय टोटल 4 कार्ड, एक ब्लू और दूसरा BCD, तो BCD में से कोई एक निकल जाए, उसकी पॉसिबिलिटी 3/4 होगी। बी पार्ट पढ़ो, क्या लिखा, इफ इट इज नोन दैट at least one red card has been selected, what is the probability both the cards are red। अगेन आपको क्वेश्चन में घुमा रहा है, भाई 5 में से 2 कार्ड निकालेगा तो कम से कम 1 रेड तो जरूर निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई, 5 में से 2 में निकालेगा तो कम से कम 1 रेड जरूर निकलेगा, क्योंकि 4 रेड और 1 ब्लू है, तो 2 निकालते 1 रेड तो निकलेगा ही निकलेगा। तो एटलीस्ट 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये बात उसको हटा दी, ये जबरदस्ती उन्होंने उसके अंदर दे रखा है, ठीक है। अब रही बात, हमें दोनों कार्ड रेड चाहिए, सीधी सी बात, तो दोनों कार्ड रेड होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहली बार जो रेड निकलेगा वो 5 में से, सो ये 5 टोटल कार्ड है जिसमें 4 रेड है, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी बोथ रेड, लिखिए प्रोबेबिलिटी बोथ रेड। पहली बार जब निकालने जाएंगे तो 4/5 उसकी पॉसिबिलिटी होगी, हाँ नहीं, और जब दूसरी बार निकालने जाएंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी, तो लिखिए इनटू 3/4। आप कहेंगे ये कहाँ गया एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 तो हमेशा फुलफिल होगी, क्योंकि 5 में से 2 कार्ड आप निकाल लो, रेड तो निकलेगा ही निकलेगा। तो आंसर क्या है आपका फाइनली, ये इसके अंदर पिक करना है कि कौन सा लाइन अननेसेसरी है, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस कर लीजिए, उसके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए इवेंट्स यदि इंडिपेंडेंट होता है तो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, जल्दी बताइए हाँ या नहीं। लेकिन उस केस में एक बात ध्यान रखिएगा, उस केस में एक माइनर सी बात है जिसका कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों पॉसिबल इवेंट होने चाहिए। यदि मैं उसमें इम्पॉसिबल इवेंट घुसा दूं तो फिर ये बात होल्ड कर सकती है। ये मेन लाइन है जिस पे ध्यान रखिएगा, भाई दोनों के दोनों पॉसिबल इवेंट्स हों, पॉसिबल मतलब PA ग्रेटर देन 0 एंड PB ग्रेटर देन 0, तो उस केस में जब इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन एक कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में ट्रैपिंग ये कर सकता है आपको, ठीक है, और 1-2 बार आया भी है DSC में कि DSC के अंदर वो चीज़ें चल रही हो, ठीक है। वो बहुत लोग नहीं पिक कर पाते, वो लोग कहते हैं यार ये होगा तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उस केस में पॉसिबल इवेंट वाले कंडीशन को डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट का मतलब, हाँ, वो कहते हैं नहीं एक इवेंट है, सीधी सी बात, ठीक है, तो इवेंट है तो फिर तो 0 भी हो सकती है, उस केस में वो होल्ड कर जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मेन लाइन आपसे मैं कह रहा हूँ। बाकी आप जो क्वेश्चन दूंगा उसमें तो आप कर ही सकते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन में मैं जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 46।
आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखो है? कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड until a head is obtained for the first time। जब हेड ऑब्टेन हो जाता है तो फिर वो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाती है। फिर उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट को पकड़ लिया, फिर से टॉसिंग शुरू की। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म 3 टाइम्स, लिखा हुआ है 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टॉसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द 3 परफॉर्मेंस। क्वेश्चन आपको पहले समझ में आया? क्या लिखो है? कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड इज ऑब्टेन। जैसे हेड ऑब्टेन हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम तो उन्होंने वो परफॉर्मेंस बंद कर दी। ऐसी परफॉर्मेंस उसने 3 बार की जब तक कि हेड नहीं ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, अब लिखा हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टॉसेस विल बी रिक्वायर्ड। ये आपसे पूछा है फॉर ईच ऑफ द 3 परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस नंबर 1 क्या है? अंटिल हेड इज ऑब्टेन। परफॉर्मेंस नंबर 2 क्या है? अंटिल हेड इज ऑब्टेन। एंड परफॉर्मेंस नंबर 3 क्या है? अंटिल हेड इज ऑब्टेन। ठीक है भाई, ये चीज़ें चलती रहती है 3 परफॉर्मेंस से। वो कह रहा है सेम नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। तो मुझे बताइए सेम नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड का मतलब या तो फर्स्ट टाइम ही तीनों केसेस में हेड आ गया, हाँ ही नहीं, बात वहीं खत्म हो गई, या फिर तीनों केसेस के अंदर सेकंड टाइम हेड आया तो फिर बात खत्म हुई, या तीनों केसेस में थर्ड टाइम हेड आया तो बात खत्म हुई। ये चलता रह रहा है। कंफर्म? तो मुझे बताइए तीनों केसेस में फर्स्ट टाइम हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, हाँ ही नहीं। एक केस का परफॉर्मेंस दूसरे केस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। भाई पहले केस में फर्स्ट टाइम ही हेड आ गया, दूसरे केस में भी फर्स्ट टाइम हेड आ गया, तीसरे केस में भी फर्स्ट टाइम हेड आ गया। बात समझ में आई? अब आइए नेक्स्ट। यदि पहले केस में फर्स्ट टाइम हेड नहीं आया तो सेकंड टाइम आया। सेकंड टाइम आने की हेड की पॉसिबिलिटी 1/4, दैट इज फर्स्ट टाइम टेल आया, सेकंड टाइम हेड आया। ऐसे ही 1/4 1/4। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है बातें? ठीक है, 1/4 इंटू 1/4। अब तीसरे केस में हेड आया फर्स्ट टाइम 1/8, यहां भी क्या 1/8 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत यहां तक? पहले वाले में क्या आएगा 1/8, दूसरे में बताइए 1/64। नेक्स्ट, आप इसे 8 का स्क्वायर कहो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको उसका रिलेशन समझ में आ जाए। तीसरे वाले केस में 8 क्यूब एंड सो ऑन। इज इट इन जीपी? 1/8 बार करो, क्या आएगा 1 + 1/8, 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आ जाएगा 1/8, फॉर्मूला a/1 - r, दैट इज 1/1 - 8। कितना होगा 1/8 इंटू, ये क्या होगा 8/7, फाइनली 1/7। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ठीक है, बाकी डिस्कशन हम एडवांस टॉपिक की करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली कराते रहिए, कुछ नई चीज़ें आप सीख के जाएंगे।